हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवर्तन क्लासेस। आई एम कल्पना एंड जिस थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। If I tell you the man who gave the world the concept of identity crisis was himself going through it, do you believe me? Yes, his name was Erik Erikson. एरिक की जो मदर हैं वो डैनिश थी एंड शी केम फ्रॉम अ वेल्दी जूश फैमिली, और जिनके साथ उनकी शादी हुई थी वो सडनली उनको छोड़कर चले जाते हैं एंड लेटर शी बिकेम प्रेग्नेंट विद अनदर मैन जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं था, तो जिसके चलते उन्हें सब कुछ छोड़कर जर्मनी शिफ्ट होना पड़ा। एंड वहाँ जो है एरिक का बर्थ हुआ एंड जो एरिक के डॉक्टर थे उनकी मदर ने उनसे शादी की। एंड एरिक को ये नहीं पता था कि एरिक को ये नहीं पता था ही वॉज नॉट हिज बायोलॉजिकल फादर। सो उनकी मदर ने his mother never told him about who his real biological father was. So imagine करो एक बच्चा जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अपनी ग्रोइंग एज में है, लाइक हु एम आई, मेरे फादर कौन है, मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ। सो ये क्वेश्चन सिर्फ फिलोसफिकल क्वेश्चंस नहीं थे, ये रिलेटेड थे एरिक की एग्जिस्टेंस से, ये उनकी आइडेंटिटी से रिलेटेड थे। स्कूल जो है देन स्कूल ब्रॉट अनदर आइडेंटिटी क्राइसिस। जो एरिक थे वो अपने आप को जर्मन कंसिडर करते थे, लेकिन जो जर्मन फ्रेंड्स थे वो उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे बिकॉज वो जो है जूइश फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड जो जूइश स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कभी एरिक को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनकी रिजेम्बलेंस या जो अपीयरेंस थी वो जूइश लोगों जैसी नहीं थी, तो दोनों तरफ के लोगों ने उनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो द क्वेश्चन इज़ कि एरिक एरिक्सन कहाँ बिलोंग करते थे। सो जो एरिक थे वो एकेडमिक्स में एवरेज थे, ही ट्रैवल्ड अक्रॉस द यूरोप, उन्हें बुक्स रीड करना पसंद थी, लोगों को ऑब्जर्व करना पसंद था। एंड देन ईयर्स लेटर उन्होंने कंसेप्ट दिया आइडेंटिटी क्राइसिस का एंड ये एक्सेप्ट किया कि वो खुद जो है इस क्राइसिस से स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। एंड एट द एज ऑफ 25 एरिक को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक मौका मिलता है टू टीच एट अ स्कूल इन वियना जो समहाउ लिंक था सिगमंड फ्रॉइड से। एंड नाउ समथिंग चेंज he entered the world of psychoanalysis. He trained as a psychoanalyst and interestingly Anna Freud जो सिगमंड फ्रॉइड की डॉटर थी she became his analyst. एंड जो एरिक एरिक्सन थे वो सिगमंड फ्रॉइड को बहुत मानते थे एंड उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया है कि उनकी थ्योरी है जो वो बेस्ड है सिगमंड फ्रॉइड से। जो एरिक है वो थ्रू आउट अपनी लाइफ एक फादर फिगर की सर्च में रहे और जो सिगमंड फ्रॉइड से मिले तो कहीं ना कहीं वो उनसे कनेक्ट कर पाते थे और कहीं ना कहीं वो एक फादर फिगर उनमें देखते थे। सो देन ही मेट जॉन सैरिसन, दे फेल इन लव, शी बिकेम प्रेग्नेंट एंड जो एरिक एरिक्सन थे वो शादी नहीं करना चाहते थे बिकॉज वो कमिटमेंट से डरते थे, लेकिन उनके दोस्तों ने कन्विंस किया दैट इफ़ यू लिव दिस चाइल्ड विदाउट अ फादर तो तुम सेम पैटर्न रिपीट करोगे। जिस तरह खुद एरिक्सन ने जो है अपनी लाइफ में आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ स्ट्रगल किया है, ये बच्चा सेम फेस करेगा। सो इवेंचुअली एरिक जो है वो शादी करते हैं एंड जो जॉन सैरिसन है शी बिकेम मोर देन हिज वाइफ। उन्होंने जो है एरिक एरिक्सन ने जो है सिर्फ बात की थी 8 स्टेजेस की एंड एरिक्सन के बाद उन्होंने 9th स्टेज के बारे में भी बात की, पब्लिश की, उनकी वाइफ ने पब्लिश किया था। एंड शी गिव एरिक्सन समथिंग ही हैड बीन सर्चिंग फॉर हिज लाइफ, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अब नाजिज्म के चलते जो एरिक एरिक्सन थे उनको यूरोप छोड़ना पड़ा एंड वो शिफ्ट हुए अमेरिका, जहाँ पे उन्हें अलग अलग कल्चर के लोगों से क्या है काम किया, उनके साथ डील किया एंड ही स्टार्टेड नोटिसिंग समथिंग डिफरेंट। एरिक एरिक्सन को लगा कि ह्यूमन पर्सनालिटी को सिर्फ सिगमंड फ्रॉइड के अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पे और बायोलॉजिकल ड्राइव्स के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता।
क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर और हमारी फैमिली और रिलेशनशिप बहुत हद तक हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है। सो दिस बिकम ए मेजर डिफरेंस बिटवीन सिगमंड फ्रॉइड एंड एरिक एरिक्सन। जहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड जो है वो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में बात करते हैं, वहीं एरिक्सन जो है वो साइकोसोशल डेवलपमेंट पे एम्फसाइज करते हैं। अब हम इनकी जब थ्योरी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी में रिफ्लेक्ट करता है। तो वी विल स्टार्ट विद हिज थ्योरी। अब जो एरिक एरिक्सन थे, इन्होंने 8 स्टेजेस के बारे में बात की, और जहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड हैं वो बात करते थे पर्सनालिटी के सिर्फ चाइल्डहुड तक, लेकिन एरिक एरिक्सन का मानना ये था कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो एक एंटायर लाइफ स्पैन पर डिपेंड है, वो सिर्फ चाइल्डहुड तक लिमिटेड नहीं है। एंड अब हम देखते हैं मेजर डिस्टिंक्शन क्या रहा एरिक एरिक्सन की और सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में। जो सिगमंड फ्रॉइड हैं वो एम्फसाइज करते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पे, और एरिक एरिक्सन करते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट पे। सिगमंड फ्रॉइड का एम्फसाइज था बायोलॉजिकल एंड सेक्सुअल ड्राइव पे, लिबिडो पे ज़्यादा फोकस था और ग्रेटर इम्पोर्टेंस थी चाइल्डहुड पर। वहीं अगर हम देखें जो ये एरिक एरिक्सन थे, उनका एम्फसाइज क्या था, ईगो पे, सोशल रिलेशनशिप पे एंड कल्चर पे। हम देखें कि जो एरिक एरिक्सन थे, इन्होंने एना फ्राइड के साथ एना फ्राइड इन्होंने ट्रेन किया था, सो उनका खुद क्या है वो ईगो साइकोलॉजी पे काम किया है। तो वही हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी में भी देखते हैं, तो उनका एम्फेसिस ईगो पे रहा, जहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं इट की और बोलते हैं कि अनकॉन्शियस जो पार्ट है वो हमारी पर्सनालिटी को क्या है इम्पेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है ईगो पे एम्फेसिस एरिक एरिक्सन का रहा, और उन्होंने क्या है क्रॉस एंटायर लाइफ स्पेन को क्या है डेवलपमेंट में कंसिडर किया था। एंड साइकोसोशल क्राइसिस के बारे में उन्होंने बात की, उनका एक सेंट्रल जो फोकस था वो साइकोसोशल क्राइसिस पे था। अब हम देखें जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है वो बेस्ड है एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। जब हम पैदा होते हैं एक बायोलॉजिकल पोटेंशियल के साथ, हम ऑलरेडी क्या है एक बायोलॉजिकल पोटेंशियल हमें ऑलरेडी हमारे पास होता है, यानी कि नेचर ने जो है एक डेवलपमेंट के लिए एक ब्लूप्रिंट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। यानी जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक प्री डिटरमिन्ड और एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो है सिक्वेंशियल प्रोसेस में जो है हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। सो जो एरिक एरिक्सन है, ये इनका मानना ये है कि ना तो सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो हमारी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं, बहुत हद तक हमारे जो सोशल और कल्चर फैक्टर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उन्होंने बात की थी नेचर एंड नर्चर इंटरेक्शन की, नेचर एंड नर्चर इंटरेक्शन की बात की इन्होंने। सोलली जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो हम जो है डेवलपमेंट को सीढ़ी की तरह लेकर चलते हैं, एक स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, और जो प्रीवियस स्टेज है वो फाउंडेशन का काम करती है हमारी नेक्स्ट स्टेज के लिए। सो हर स्टेज पे हमें क्या है क्राइसिस फेस करते हैं, एक डेवलपमेंटल चैलेंज जो है वो हम फेस करते हैं, जो क्या है कि इंडिविजुअल से डिमांड करता है एक अपना बिहेवियर रीऑर्गेनाइज करें। हर स्टेज पर जो है हमें अलग अलग क्या है क्राइसिस फेस करने हैं, कन्फ्लिक्ट फेस करने होते हैं, जिसके बेसिस पे हमें हमारा बिहेवियर जो है वो रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। अब जो क्राइसिस हमें फेस कर रहे हैं उसको रिजॉल्व करने का तरीका है, हम 2 तरीके से डील कर सकते हैं। एक तरीका है अडेप्टिव और एक तरीका है मैल अडेप्टिव। अगर हम क्राइसिस को अडेप्टिव तरीके से सक्सेसफुली रिजॉल्व कर देते हैं, हमें गेन होती है एक साइको सोशल स्ट्रेंथ, और इसको हम बोलते हैं वर्च्यू। अब ये जो स्ट्रेंथ और ये जो वर्च्यू है ये हमें हेल्प करती है जब हमें नेक्स्ट स्टेज में हम जाते हैं, या जो क्राइसिस है, जो कन्फ्लिक्ट्स हम फेस करते हैं, तो उसमें क्या है ये फाउंडेशन का काम करती है। लेकिन वहीं अगर ये जो क्राइसिस है अनरिजॉल्व रह जाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी या आगे डेवलपमेंट नहीं होगी। इसका मतलब ये है सिर्फ कि जब अनरिजॉल्व क्राइसिस रहते हैं तो वहाँ पर कंपैरेटिवली क्या है ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है एक हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होने में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है
ये जो एरिक्सन ने स्टेजेस के बारे में जो बताया है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमें स्टेजेस के नाम पता होने चाहिए, एज रेंज पता होनी चाहिए, कौन से स्टेज पे कौन सी एज में हम कौन सा क्राइसिस जो है वो डील कर रहे होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। और ये बेसिक स्ट्रेंथ जो हर स्टेजेस पे क्या है, हम अलग अलग स्ट्रेंथ और अलग अलग वर्च्यू जो हैं वो हम डेवलप करते हैं। अब हम वन बाय वन जो है इन स्टेजेस के बारे में समझते हैं कि हर स्टेज पे किस तरह का क्राइसिस मिलता है और वो रिजॉल्व करने के बाद हम क्या वर्च्यू या स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये इसकी एज रेंज है बर्थ से लेके 1 साल तक। और जो साइकोसोशल क्राइसिस यहाँ पर फेस करता है बेबी, दैट इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और जो ये जो सिगमेंट जो एरिक एरिक्सन की जो फर्स्ट 5 स्टेजेस हैं वो रिजेंबल करती हैं सिगमेंट फ्रॉइड के फर्स्ट स्टेजेस के साथ। सिगमेंट फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस कौन सी दी थी? ओरल, एनल स्टेज, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। सिगमंड फ्रॉइड का फोकस बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे था यहाँ पर, लेकिन जो एरिक एरिक्सन है वो साइकोसोशल फैक्टर्स भी जो है इनमें इंक्लूड करते हैं। लेकिन फर्स्ट जो 5 स्टेजेस हैं वो कहीं ना कहीं सिगमंड फ्रॉइड के जो उन्होंने स्टेजेस दी थी उन पर बेस्ड है। तो जो पहली ओरल सेंसरी स्टेज है वो कॉरस्पॉन्ड करती है फ्राइड स्टेज की, कौन सी? जो ओरल स्टेज है, जहाँ पे फीडिंग और जो ओरल एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। अब जब बच्चा पैदा होता है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है दूसरों पर, ना तो वो अपनी नीड्स को कम्युनिकेट कर सकता है, ना वो खुद से खाना खा सकता है, ना वो खुद से चल सकता है। तो बेसिकली उसकी डिपेंडेंसी दूसरों पर है। अब जो है यहाँ पर जो पेरेंट है या जो केयर गिवर है वो 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। बच्चा है, रो रहा है, भूख लगी है, मदर आई, बच्चे को पिक किया, उसको फीड किया और उसको कंफर्ट दिया। तो बच्चा क्या सोचता है कि मैं जो हूँ ट्रस्ट जो है कर सकता हूँ। जब भी मेरी कोई नीड होगी या जब भी मुझे कोई ज़रूरत होगी तो उस पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा या वो नीड जो है वो फुलफ़िल की जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ बच्चा है, रो रहा है, कोई नहीं आ रहा, उसकी जो नीड्स हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं है, बेसिकली बच्चे को अटेंशन नहीं मिल रही है, निगलेक्ट किया जा रहा है। तो बच्चा क्या अपनी सराउंडिंग पे ट्रस्ट कर पाएगा? नहीं। बच्चा क्या डेवलप करता है? मिसट्रस्ट। उसको लगता है कि मैं दूसरों पर डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं हो रही है। तो वहाँ पर क्या है, बच्चा मिसट्रस्ट डेवलप करता है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं कि कंसिस्टेंसी। अब क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा क्या है प्रिडिक्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी क्या है इन्वायरमेंट से एक्सपेक्ट करता है। अगर ये है कि किसी टाइम पर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा क्या है बहुत ऐसा लगता है कि सराउंडिंग क्या है अनप्रिडिक्टेबल है, वर्ल्ड क्या है अनप्रिडिक्टेबल है, जिसके कारण भी वो मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप कर देता है अगर कंसिस्टेंसी ना हो तो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर माँ, तो ऑब्वियसली बात है जो फ्राइड की जो ओरल स्टेज थी ये पैरेलल थी ट्रस्ट वर्सेस जो ओरल सेंसरी स्टेज जो एरिक एरिक्सन दी थी, जहाँ पर माउथ का रोल ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था, क्योंकि बच्चे की जो फीडिंग है या जो नीड्स है वो जो कंफर्ट है वो बर्थ से 1 साल तक जो है वो यहाँ डिपेंड करता है। अब जो है मिसट्रस्ट अगर डेवलप होगा जब हम बच्चे को निगलेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, अनप्रिडिक्टेबल या इनसेंसिटिव है तो, ठीक है, जिसके कारण बच्चा क्या है फियर, इनसिक्योरिटी और सस्पिशन और एंजाइटी क्या है वो डेवलप करता है। अब क्या है कि क्या जो बच्चा है अगर एक बार ट्रस्ट डेवलप हो गया, क्या थ्रू आउट लाइफ जो है ट्रस्ट ही रहेगा? इसका क्या होता है कि जब केयर गिवर, हम यहाँ पर केयर गिवर वर्ड यूज़ करते हैं, वो मदर भी हो सकते हैं या कोई भी मेंबर हो सकता है जो बच्चे की नीड्स का ध्यान रखता है। ये जो है अगर बच्चा जो मदर है या क्या केयर गिवर उनको सेपरेट हो जाती है, छोड़ जाते हैं, तो क्या है एक टेम्पररी टाइम के लिए जो है वो डिसरप्शन हो सकता है, लेकिन जो हमारे सपोर्टिव रिलेशनशिप हैं वो हेल्प करते हैं बच्चे को रीगेन करने में क्या, इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी।
अगर इस जो स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, अगर उसको जो है बच्चा अडेप्टिवली डील करता है, ट्रस्ट डेवलप करता है, तो जिसके कारण हमें स्ट्रेंथ मिलती है, वर्च्यू डेवलप होता है, वो है होप। होप का मतलब क्या है कि उम्मीद रखना कि जो मेरी नीड्स हैं, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल होंगी। शायद वो सिचुएशन टेम्परेरीली क्या है नहीं कर पा रहे, लेकिन उसको क्या है, होप है कि उसकी जो नीड्स हैं उस पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो एक को साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जो बच्चा यहाँ पर जिसका आंसर ढूंढना चाहता है कि क्या मैं लोगों पर या जो मेरे आसपास जो दुनिया उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं। तो ये रही हमारी फर्स्ट स्टेज। अब जहाँ पे अगर रिजॉल्व हुई है, वर्च्यू डेवलप होगा, दैट इज़ होप। अब हम बात करते हैं सेकंड मस्कुलर एनल स्टेज की, जो क्या है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जो हमारा साइकोसोशल क्राइसिस हम इस एज में फेस करते हैं, दैट इज़ 2 to 3 years। और ये क्या है, फ्रॉइड जो है वो एनल स्टेज के साथ पैरेलल है। अब इसमें क्या है, इसमें बच्चा क्या करता है, बिगिन करता है टू डिस्कवर आई कैन डू थिंग्स ऑन माई ओन। इसमें क्या है, बच्चा जो है खुद से चीज़ें करना शुरू करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा जो है खाना खा रहा है, अपने खुद खाएगा, उससे क्या है, या वो चाहे कपड़ों पर गिर गया खाना या टेबल पर गिर गया, तो क्या है उसके कारण बच्चा क्या है कि अपनी इंडिपेंडेंस एक्सप्लोर कर रहा है। उसको लग रहा है कि जो उसकी लाइफ है उस पर उसका कंट्रोल है, ठीक है। एक्सटर्नली जो है उसको जो अपनी लाइफ में चॉइसेस बना सकता है, चॉइसेस को क्या है, और बेसिकली उन चॉइसेस को और उस इंडिपेंडेंस को उसके इन्वायरमेंट पे सपोर्ट मिल रहा है, एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो जिस बच्चे की इंडिपेंडेंसी या ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो बच्चा क्या है इस स्टेज में वर्च्यू डेवलप करता है, विल। वहीं एक मदर है जो बच्चे को खुद से कोई चीज़ें ट्राई नहीं करने दे रही, ठीक है। खाना खुद खिला रही है, अगर वो खाना भी अपने हाथ से खुद खाना भी चाह रहा है तो नहीं, क्योंकि मैस हो जाएगा या मेरे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो क्या हर चीज़ें खुद ही कर रही हैं। खाना खिलाना हुआ या मतलब कि कपड़े पहनाना हुआ, एवरीथिंग वो क्या है बच्चे को मौका ही नहीं दे रही कि जहाँ पर वो खुद से ट्राई कर पाए। तो यहाँ पर क्या है, बच्चा डाउट एंड शेम डेवलप करता है। क्या लगता है बच्चे को, उसमें क्या उसको डाउट होगा कि खुद की एबिलिटी पे कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, या उसको शेम डेवलप होने की क्या है, दूसरे लोग क्या जज करते हैं। बेसिकली बच्चे को क्या है जजमेंट और जो डाउट है वो डेवलप होगा अपनी एबिलिटीज़ पे और अपनी पोटेंशियल पे। यहाँ पर एम्फेसिस क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग का एम्फेसिस किया गया है। बच्चा इस एज में यही सीखता है कि कब होल्ड करना है, कब लेट गो करना है। तो बेसिकली इसमें क्या है, एक सोशल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग क्या है, हम जो बॉडीली फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करते हैं, उस पर काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब हम देखते हैं जो 3 to 5 ईयर का जो बच्चा है और जो फ्रॉइड के फेलिक स्टेज के साथ क्या है पैरेलल है, और इसको एरिक्सन ने नाम दिया लोकोमोटर जेनिटल स्टेज। इसमें बच्चा क्या करता है, अब कुछ नया ट्राई करना है। बच्चा क्या है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं ट्राई करता हूँ। आइडिया क्या है, या तो मम्मी पापा अगर खाना बना रहे हैं तो मैं भी खाना बनाऊँगा या बनाऊँगी। तो बेसिकली क्या करना है, गेम खेलने, स्टोरीज़ होती हैं, फैंटेसीज़ होती हैं, रोल प्ले करते हैं, डॉक्टर खेलना है या टीचर स्टूडेंट बनना है, मम्मी पापा की क्या है, मम्मी पापा बनते हैं, उनको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग अपनी स्टोरीज लेके आएंगे, अपनी फैंटेसीज़, अपनी जो चीज़ें हैं उनकी क्या बोलते हैं रोल प्लेस हैं, गेम्स हैं, वो क्या करते हैं, आइडिया आता है उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो 3 to 5 ईयर्स के बच्चे क्या हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी उनकी क्यूरियोसिटी है टू एक्सप्लोर और जानने की। अब यहाँ पर क्या है कि हेल्दी पेरेंटल रिस्पॉन्स क्या होगा। अब क्या हम हर जो भी उनकी क्यूरियोसिटी है या हर चीज़ तो हम एक्ट नहीं करने दे सकते। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे की क्यूरियोसिटी को एक्नॉलेज करना, लेकिन साथ के साथ बच्चे को ये भी समझाना कि कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, वार्म प्लस
बाउंड्रीज। हम बच्चे को एक्सेप्टेंस भी दे रहे हैं, उसको क्यूरियोसिटी जो है वो स्पेस भी दे रहे हैं जहाँ पर वो एक्सप्लोर कर सकता है, लेकिन साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, बाउंड्री भी हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये रही इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का जो क्राइसिस है, और इसको अगर हम हेल्दी तरीके से रिजॉल्व करते हैं तो जो वर्च्यू जो स्ट्रेंथ है वो हमें क्या मिलती है, पर्पस। पर्पस क्या है, करेज टू इमेजिन ए गोल, और बेसिकली उस गोल पर एक्ट करना। अगर हम बच्चे को जो है स्पेस देते हैं, इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ पर बच्चा जो है आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर रहा है या जो उसकी फैंटेसीज है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो बच्चा क्या है, पर्पस जो है वर्च्यू डेवलप करता है, और उसको करेज आता है कि वो क्या है, गोल डिसाइड कर सकता है और उस पर एक्ट कर सकता है। वही जो है हम बच्चे की जो एक्सप्लोरिंग, जो क्वेश्चनिंग जो एज है, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। तो बच्चा क्या करेगा, हेजिटेंट फील होगा, उसके अंदर इनहिबिशन डेवलप होगा, उसको जो उसकी एक्सप्लोरिंग जो स्टेज है उसको क्या है, एक्सेप्टेंस नहीं मिली, जिसके कारण क्या है वो जो क्राइसिस है वो रिजॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो जिसके कारण क्या है, वो इनहिबिशन, गिल्ट और क्या है, इनिशिएट करना बंद कर देगा बच्चा, क्योंकि उसको क्या है, हर बार उसको रोका जा रहा है, कुछ करना चाह रहा है तो रोका जा रहा है, जिसके कारण उसके अंदर क्या है, अब इनिशिएटिव जो लेने के जो करेज है वही ख़त्म हो जाएगा, जो पर्पस है वो बच्चे के अंदर नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, अब हम नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, दैट इज़ जो है 6 to 11 जो है क्राइसिस क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। जो फ्रॉइड हैं उनकी लेटेंसी पीरियड से क्या करती हैं, पैरेलल हैं। अब इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का मतलब क्या है कि अब जो है बच्चे का जो इन्वायरमेंट है वो मम्मी पापा या फैमिली तक लिमिटेड नहीं है, अब जो उसका सोशल जो वर्ल्ड है वो वाइडर हो चुका है। अब मैटर करती है बच्चे का स्कूल, बच्चे के फ्रेंड्स, क्लासमेट और स्कूल टीचर्स हैं। अब उसका जो स्कोप, जो सोशल जो सर्कल है वो क्या है, ब्रॉड हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है, बच्चा जो पहले एक्सप्लोर कर रहा था, चीज़ें इनिशिएट कर रहा था, अब उस पर क्या करना स्टार्ट कर देगा, काम करना स्टार्ट कर देगा, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देगा, उस स्किल को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देगा और उन चीज़ों को सक्सेसफुली कंप्लीट करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल होमवर्क कंप्लीट करना हुआ, या राइटिंग जो हैंड राइटिंग जो है वो उसको इम्प्रूव करना हुआ, डांस हुआ, या क्या बोलते हैं, क्रिकेट है, गेम है, कोई भी स्किल है, तो बच्चा अब क्या करता है, उस पर मास्टरी करना चाहता है। और इसमें सबसे पहले चीज़ें क्या हैं, बच्चा ट्राई करता है, मिस्टेक करेगा, फिर से ट्राई करेगा। अब जब बच्चे को इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है जहाँ पर जो उसकी मिस्टेक्स हैं उसको भी एक्सेप्टेंस मिलती हैं और दोबारा बच्चे को मोटिवेट किया जाता है उस स्किल पर या उस टास्क पर काम करने के लिए, तो बच्चा ये सीखता है कि अगर मैं मेहनत करता हूँ या मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरी जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी। और दूसरी तरफ एक बच्चा जो है उसको मिस्टेक करने के बाद क्या है, करेज के बजाय, मोटिवेशन के बजाय बच्चे को क्या किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, या बेसिकली उसको क्या किया जा रहा है, बच्चा क्या है, इन्फीरियरिटी डेवलप कर लेगा, इनएडुकेसी डेवलप कर लेगा। इस एज में जो बच्चे हैं वो कंपेयर करते हैं दूसरे स्टूडेंट से भी कि उसको ये आता है, ठीक है मैं इस स्किल में ज़्यादा अच्छा हूँ, या मैं क्या है, उस बच्चे को आ रही है मुझे नहीं आ रही है। तो वहाँ पर क्या है, अगर वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है जहाँ पर उसकी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया जाए या उसको जो है हार्डवर्क या एफर्ट करने के लिए पुश किया जाए, तो वहाँ पर क्या है, बच्चे को फेलियर, रिजेक्शन मिल रहा है, ह्यूमिलिएशन, या वो अनफेवरेबल कंपैरिजन मिलता है दूसरों के साथ। कोई बच्चा दूसरी स्किल में ज़्यादा अच्छा है और हम उससे कंपेयर कर रहे हैं कि सिर्फ एकेडमिक से रिलेटेड। कोई बच्चा क्रिकेट में अच्छा हो सकता है, कोई आर्ट में अच्छा हो सकता है। द पॉइंट इज उस बच्चे की स्किल्स कहाँ है, कहाँ वो एफर्ट कर सकता है। तो जहाँ पर ये ह्यूमिलिएशन, रिजेक्शन मिलेगा, बच्चा इन्फीरियरिटी डेवलप करता है
उसको ऐसा लगता है कि शायद मैं क्या है दूसरों से कहीं ना कहीं पीछे हूँ और मुझसे होगा नहीं, और दूसरे बच्चे क्या हैं ज़्यादा मुझसे आगे हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं, मैं कहीं ना कहीं इनकैपेबल हूँ। बेसिकली अपने एबिलिटीज़ पे, अपनी पोटेंशियल पे बच्चा डाउट करता है। और जब बच्चा जो इस क्राइसिस, जो इंडस्ट्री वर्सेस ये इन्फीरियरिटी है, जहाँ पे क्या है ये इस क्राइसिस को हेल्दी तरीके से रिजॉल्व करते हैं, वो स्पेस जो मिलता है जहाँ पर वो इनिशिएट करता है चीज़ें, टास्क में जो है अपनी मास्टरी लेके आता है, बच्चा डेवलप करता है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है कि ये बिलीव होना कि जो उसकी स्किल्स हैं, जो उसके एफर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस हैं, वो क्या है उसको टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या करती हैं, इफ़ेक्टिवली हेल्प करती हैं, उसको अकम्प्लिश करने में हेल्प करती हैं। यहाँ पर बेसिकली जो बच्चा सीखता है कि अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं सीखता हूँ और उस ड्यूरेशन तक परसिस्ट करता हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं कैपेबल बन सकता हूँ, कोई भी स्किल सीख सकता हूँ। तो बेसिकली वो इन्वायरमेंट मिलना जहाँ पर उसकी मिस्टेक को भी एक्सेप्टेंस हो, और बेसिकली हर चीज़ को, हर टास्क को वो एक टेक में क्या है परफेक्टली नहीं कर सकता। तो बेसिकली बच्चे को ह्यूमिलिएट या रिजेक्शन मिलना, या उसको क्या है अनफेवरेबल जो है उसको कंपैरिजन करना दूसरों से, वो कहीं ना कहीं बच्चे के पोटेंशियल पर क्या है बच्चा डाउट करता है, और वो क्या है हेल्दी तरीके या जो ये वर्चुअल कॉम्पिटेंसी वो डेवलप नहीं कर पाता, उसको अपने बिलीफ या अपने पोटेंशियल पर डाउट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की। ये स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस जो है एरिक्सन ने दिया। अब जो ये स्टेज है इसकी एज है 12 to 18, एडोलेसेंस जो एज है इसके साथ डील करते हैं। अब क्या है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ अलग हैं, स्कूल में अलग हैं, पेरेंट्स के सामने अलग हैं, इंस्टाग्राम पर हमारी अलग आइडेंटिटी है। ये जो एज है वहाँ पर हमें क्या है, हम इन फ्यूचर में जाकर किस एज एन अडल्ट क्या हमारे वैल्यूज़ या बिलीफ रहेंगे, उसके लिए फाउंडेशन का काम है। तो ये जो स्टेज है हम अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं कि मेरे बिलीफ, मेरे वैल्यूज़ क्या हैं, मुझे एज किस तरह का ह्यूमन बीइंग या इंसान जो है मुझे बनना है। तो आइडेंटिटी क्या है, बहुत सारे क्या है वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है कि क्या बनना। बच्चों को आर्ट्स पसंद है, मदर या पेरेंट्स चाहते हैं साइंस ले, रिलेटिव्स चाहते हैं कॉमर्स ले, तो हमारे पास क्या है अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, अलग अलग हमारे से उम्मीदें हैं। अब जो बच्चा अपनी एक आइडेंटिटी फॉर्म कर लेता है या अपने वैल्यूज़ या बिलीफ सिस्टम पे काम करता है और वो एक कोहेरेंट, एक स्टेबल आइडेंटिटी बना लेता है, तो वो क्या है बाद में एक जो वर्च्यू है वो डेवलप करता है, दैट इज़ फिडेलिटी। बेसिकली यहाँ पे हम अपनी एक कोहेरेंट और कंटिन्यूस सेंस ऑफ हु वन इज़ डेवलप करें, हमारे बिलीव्स क्या, हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, और जो है हम बनना क्या चाहते हैं बेसिकली अपनी लाइफ में, वो डेवलप कर रहे हैं। अब इसमें क्या है डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि जो एडोलेसेंस एज है वो सिर्फ फिज़िकल, इमोशनल या जो सोशल चेंजेस हो रहे हैं वो नहीं है। यहाँ पर क्या है अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन है, हम अलग अलग क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारी जो सराउंडिंग है इतनी सर्टेनिटी नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है, और वहाँ पर क्या है हम एंजाइटी, हम फिगर आउट कर रहे हैं कि हमें बनना क्या है। तो अब यहाँ क्या है हमारे अलग अलग इंटरेस्ट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारी अपीयरेंस, हमारे कैरियर और हमारे जो भी सोशल ग्रुप्स हैं, हमारी लाइफस्टाइल है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं कि हमें जो है हमारे बिलीफ या वैल्यूज़ हमारे क्या हैं। अब जो है हाँ, तो यहाँ पर क्या है आइडेंटिटी डेवलप करना क्वेश्चन जो कि हमारी क्या है जो पार्ट्स हमारे सेल्फ के वो कैसे टुगेदर जो है स्टेबल, एक स्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ चाहिए। अब यहाँ पर जो है एरिक्सन बात करते हैं पीयर ग्रुप की, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है एडोलेसेंस पे डालती है। अब जो बच्चा अपनी आइडेंटिटी फॉर्म नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं अपने रोल्स को लेकर कंफ्यूज्ड है, तो वो क्या करता है उसको नहीं पता कि वो है कौन, क्या उसको बनना है, और उसके बाद दूसरे उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
तो उनको क्या है, कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो इन एक्चुअल किस तरह के जो हैं उनके वैल्यूज़ या रोल्स हैं। और यहाँ पर बच्चा फेस करता है आइडेंटिटी क्राइसिस, जहाँ पर उनको अपने वैल्यूज़ या रोल्स के या किस डायरेक्शन में उनकी लाइफ जा रही है उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है। दैट इज़ आइडेंटिटी क्राइसिस। अब हम बात करते हैं पीयर जो ग्रुप है, एरिक्सन ने बात की थी। अब यहाँ सबसे ज़्यादा डेंजरस पार्ट ये है कि जिस आइडेंटिटी फॉर्म करने में, जिस इस प्रोसेस में कई बार बच्चे क्या हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आइडेंटिटी या एक्सट्रीम ग्रुप के साथ क्या है, कनेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटी सोशल, जो एंटी सोशल है, सब्सटेंस अब्यूज़ करना हुआ, जो इलीगल एक्टिविटीज़ में जो ग्रुप इन्वॉल्व होता है, तो बच्चा कई बार क्या है, उस ग्रुप का पार्ट बन जाता है। एंड ये जो ग्रुप हैं, इनका बिलीफ सिस्टम और इनकी जो आइडियोलॉजी होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी रिजिड होती हैं कि जो एक्सटर्नली जो अगर कोई इन्फ्लुएंस है या उनसे अलग कंट्राडिक्टरी कोई बात है या अलग आइडियोलॉजी के साथ अगर आप उनसे बात भी करते हैं तो वो बहुत रेजिस्टेंस शो करते हैं। बेसिकली इस तरह के ग्रुप में क्या है, हम कहीं ना कहीं अपनी इंडिविजुअलिटी है वो लूज़ कर देते हैं। अगर ग्रुप के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही है तो सही है, अगर ग्रुप की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई चीज़ गलत है तो गलत है। अब ये क्या है कि एडोलेसेंस को लगता है कि बिना आइडेंटिटी के होने से बेटर है एक नेगेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जो पीयर ग्रुप है, जो फ्रेंड्स हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। वो हमें प्रोवाइड करते हैं कि दिस इज़ द प्लेस वेयर यू बिलोंग और दिस इज़ द प्लेस वेयर दे फील एक्सेप्टेड। तो बिना आइडेंटिटी के बेटर है कि वो क्या है, किसी एक्सट्रीम आइडेंटिफिकेशन वाले ग्रुप से या नेगेटिव आइडेंटिटी फॉर्म कर लेते हैं, और जिसके कारण क्या है, अनहेल्दी आउटकम क्या है, अनसर्टेनिटी, कमिटमेंट में जो इंस्टेबिलिटी होगी, डिसीजन मेकिंग जो है वो डिफ़िकल्ट होगी, और क्या है, अपनी आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करने में क्या है, दूसरों की डिपेंडेंसी रहेगी। तो बेसिकली रोल कन्फ्यूजन ज़्यादा है, खुद क्लैरिटी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। और अगर जो बच्चा जो है अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर लेता है, वो डेवलप करता है साइको सोशल जो स्ट्रेंथ या वर्च्यू जो हम बात करते हैं, दैट इज़ फिडेलिटी। फिडेलिटी का क्या है, अपनी वैल्यूज़ या रिलेशनशिप के साथ एक जेन्युइन और एक ट्रस्टवर्दी जो कमिटमेंट होता है वो फिडेलिटी है। यहाँ पे बेसिकली क्या जानना चाहता है कि मैं हूँ कौन और किस तरह का इंसान जो है मैं बनना चाहता हूँ, क्योंकि एज एन अडल्ट वो अपनी आइडियोलॉजी और अपने बिलीफ सिस्टम के साथ, क्योंकि जब अडल्टहुड में आप एंटर करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली से अलग अपनी क्या है, एक लाइफ स्टार्ट कर रहे हो अपनी आइडियोलॉजी और अपनी बिलीफ सिस्टम के साथ। तो अब जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो होगी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब जिस बच्चे ने अपनी आइडेंटिटी फॉर्म की है, उसको पता है कि उसके बिलीफ सिस्टम और वैल्यूज़ क्या हैं, तो अब वो फाउंडेशन का काम करती है इंटीमेसी वर्सेस जो ये स्टेज है इसमें। जिस बच्चे को जिस इंडिविजुअल को अपनी आइडेंटिटी पता, अपने बिलीफ वैल्यूज़ पता हैं, तो क्या है, इंटीमेसी डेवलप करने में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो अभी अपने रोल्स को लेकर खुद कंफ्यूज्ड है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है, ये क्वेश्चन आता है कि मैं अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली कैसे हैंडल करूँगा या करूँगी। साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये आता है कि मैं किसी दूसरे इंसान के साथ इमोशनली क्लोज बॉन्ड कैसे बनाऊं विदाउट लूजिंग माई सेल्फ, क्योंकि अभी आइडेंटिटी फॉर्म करने के बाद क्या है, इमोशनली दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट भी होना है, लेकिन नॉट ओवर द कॉस्ट ऑफ योर जो आपने आइडेंटिटी फॉर्म की है, तो वो क्या है, इंटीमेसी है। इंटीमेसी का क्या मतलब है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो अडल्ट्स हैं, दे फेल इन लव, शादी कर लेते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ तुम्हारी। बेसिकली दो इंडिविजुअल हैं जो साथ में क्या है, एक अपनी लाइफ को लीड करेंगे एक दूसरे के साथ। यहाँ पर क्या है, हम इंटीमेसी फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि जो हमारी फीलिंग्स, थॉट, जो हमारी वल्नरेबल साइड है, जो हमारी इमोशनल साइड है, हम किसी इंडिविजुअल के साथ कनेक्ट कर पाएँ, तो वो हमारी रियल इंटीमेसी है। यहाँ पर क्या है, हम अपनी आइडेंटिटी भी लूज़ करना नहीं चाह रहे, और क्या है, दूसरे इंसान के साथ बेसिकली डिफरेंट आइडियोलॉजी और डिफरेंट बिलीफ सिस्टम के साथ एक बैलेंस, एक हार्मनी बनाकर क्या है, हम रिलेशनशिप या जो बॉन्ड है वो इस्टेब्लिश करते हैं।
अब कुछ लोग होंगे जो क्या है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड नहीं, अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस कर पाते, और जो अपनी वल्नरेबल साइड है वो नहीं ओपन अप कर पाते। तो उस स्टेज में क्या है, आइसोलेशन। वो इंडिविजुअल क्या है, एक मीनिंगफुल जो है कनेक्शन नहीं बना पाएगा अपनी लाइफ में, क्योंकि वो क्या है, या तो अकेले रहना पसंद करता है या अपने आप को इमोशनली डिस्टेंट जो है रखता है दूसरे से। तो उसके कारण क्या है, अपने रिलेशनशिप से अपने आप को क्या रखता है, दूर रखता है। तो ये है आइसोलेशन। और इसमें क्या है, हाँ तो क्या है, क्लोज रिलेशनशिप को अवॉइड करेंगे, और क्या है, सेल्फ प्रोटेक्टिव ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वो अपनी वल्नरेबल साइड जो है वो दूसरे वाले इंसान के सामने नहीं शो करना चाहते, बेसिकली डिफेंसिव ज़्यादा हैं। और हेल्थी आउटकम क्या है कि हम क्या चाहते हैं, इस स्टेज पे एक डीप कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं, एक म्यूचुअल कमिटमेंट हो, इमोशनल ओपननेस हो, और एक क्या है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप हो, जहाँ पर हम बिना जज किए या सामने वाले इंसान को भी हम क्या है, अपनी रियल साइड जो है वो शो कर पाएँ। अनहेल्थी का यही चीज़ रहेंगी कि वो इंटीमेट रिलेशनशिप जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और क्या है, अपने आप को इमोशनली विथड्रॉन रखेंगे। अब यहाँ पे जो वर्च्यू जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होती है, दैट इज़ लव, बेसिकली म्यूचुअल डिवोशन और कमिटमेंट, जहाँ पे हम क्या हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन क्या है, एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जिसका वो आंसर ढूंढ रहा है, कैन आई लव, क्या मैं किसी इंसान से प्यार कर सकता हूँ, या मैं किसी इंसान के साथ इतना क्लोज हो सकता हूँ जहाँ पर मुझे अपनी खुद की आइडेंटिटी क्या है वो लूज़ ना करनी पड़े। तो दैट इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब नेक्स्ट जो स्टेज है जहाँ पे हम बात करते हैं 35 to 55 ईयर्स की है, यही क्या है, मिडिल अडल्टहुड से अटैच है, जहाँ पे हम जो क्राइसिस है वो डील करते हैं, दैट इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब ये जो स्टेज है ये बेसिकली अब क्या है, पहले जो अब तक क्या था कि हम अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं, हम अपने बारे में जान रहे हैं, हम जो हैं रिलेशनशिप बना रहे हैं, जॉब को ढूंढ रहे हैं, करियर में सेटल हो रहे हैं। अब बात आती है कि मैं दूसरे की लाइफ में या इन सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो बेसिक जनरेटिविटी, जहाँ पे हम क्या हैं, अपने बारे में ना सोचकर अब हम अपनी सोसाइटी के बारे में या अपकमिंग जनरेशन के बारे में क्या है सोच रहे हैं कि हम उनको कैसे गाइड कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से उनको टीच कर सकते हैं। तो इसमें जनरेटिविटी का मतलब क्या है, बेसिकली क्रिएट, गाइड करना, टीच करना, और बेसिकली कंट्रीब्यूट करना समथिंग दैट विल कंटिन्यू बियॉन्ड वन सेल्फ। अपने आपके बारे में सोचने की बजाय अब हम क्या हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, और दूसरों के सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। और ये जब हम नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, हम कैसे जनरेटिविटी कैसे शो कर सकते हैं या कैसे हम उनको गाइड कर सकते हैं। टीचिंग हो सकती है, मेंटरिंग हो सकती है, पेरेंटिंग, ये सब क्या है, ये तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं, अपकमिंग जनरेशन को जो है या जो हमसे जो छोटे हैं उनको क्या करते हैं, गाइड करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ये हमारा क्या है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन है। बेसिकली हम जो है ये बियॉन्ड फैमिली है। यहाँ पे बात ये नहीं हो रही कि जो फादर जो है अपने सन को जो इनहेरिटेंस दे रहे हैं, ये बात नहीं है। ये यहाँ पे मतलब है कि हम जो है सोसाइटी में या दूसरे लोगों के बारे में सोचना, उनको कैसे गाइड करते हैं, उनको सोसाइटी में हम क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, दैट इज़ जनरेटिविटी। और एक जो है सेकंड जो है दैट इज़ स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का क्या है, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, फोकस्ड हैं सेल्फ इंटरेस्ट पे, और हम क्या है अपने पर्सनल कंफर्ट को चूज़ कर रहे हैं, और जो इमीडिएट नीड्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस है। हम दूसरों की लाइफ में या फ्यूचर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। तो जिसके कारण क्या, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन के कारण क्या होगा फिर, बोर्डम, एम्प्टीनेस, और क्या आपका पर्पस नहीं होगा, और क्या इमोशनल डिसएंगेजमेंट होगा, और फीलिंग दैट लाइफ रुक गई है। स्टैग्नेशन का क्या मतलब है, जब क्या है ठहराव आ जाना, रुक जाना किसी की लाइफ। तो यहाँ पे क्या है, अभी भी वो इंडिविजुअल क्या ज़्यादा सेल्फ के बारे में सोच रहा है, जहाँ पर क्या है दूसरे के बारे में या दूसरे अब जो अपकमिंग जनरेशन है उसको गाइड करने की बात है, वहाँ पर इंडिविजुअल क्या है अभी भी सेल्फ एब्जॉर्व है, सिर्फ अपनी क्या है सेंटर्ड है सेल्फ पे, और क्या है दूसरों या सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। तो इसका क्या है, अब क्या हो रहा है कि वो कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो जनरेटिविटी है उसके कारण जो स्ट्रेंथ या वर्च्यू डेवलप हुआ है
दैट इज़ केयर। केयर क्या है? जब हम क्या है दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, उनकी वेलबींग या उनके लिए कंसर्न है, तो वो क्या है? हमारी केयर है। तो अब हम क्या है, मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, क्या नर्चर कर सकता हूँ, और मैं अपने बाद क्या छोड़ कर जा रहा हूँ, क्या सोसाइटी को पे कर रहा हूँ, दैट इज़ जनरेटिविटी। अब बात आती है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की, जो लेट अडल्टहुड या ओल्ड एज की जो स्टेज है वो है। अब इसमें जो है इंडिविजुअल जो है अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखता है। अब पीछे मुड़कर देखने का मतलब ये है कि उनके रिलेशनशिप कैसे रहे, उनकी क्या अचीवमेंट रही है, उनकी फेलियर्स क्या रही हैं, क्या उन्होंने चॉइसेस किए हैं, क्या लॉस रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं। अब इसमें क्या है, वो अपनी लाइफ को एज ए पीस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब यहाँ ईगो इंटीग्रिटी या लाइफ एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि लाइफ परफेक्ट रही होगी और हर बार अच्छी जो है अचीवमेंट रही होगी, नहीं। जहाँ पर हम लाइफ एक्सेप्टेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली ये हार्मनी या बैलेंस बना लेना कि मैंने अपनी लाइफ में सक्सेस भी अचीव की है, फेलियर्स भी आए हैं, और कई बार शायद डिसीजन मैंने अपनी लाइफ में गलत लिए हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैंने कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी और कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने ली हैं या ली हैं। तो इसमें क्या है, वो ओवरऑल अपनी लाइफ में क्या सेटिस्फैक्शन या क्या मीनिंग देख रहे हैं, या अपनी लाइफ को एज ए कंप्लीट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, दैट इज़ ईगो इंटीग्रिटी। ठीक है। और या अब क्या है, रिग्रेट। डिस्पेयर का क्या है, अब इंडिविजुअल वो है जो ज़्यादा ऑक्यूपाइड है किससे, कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मैंने खो दी, जो अपॉर्चुनिटीज़ मैंने मिस कर दी, जो मेरी पास्ट के मिस्टेक्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना, जो रिश्ते नहीं आगे बढ़ पाए उनके बारे में सोचना, और उनके बारे में सोचना है कि शायद ये डिसीजन ले लेता तो लाइफ ऐसी होती। तो बेसिकली उन चीज़ों के बारे में सोचना जो ज़्यादा नेगेटिव हैं और कहीं ना कहीं उनको अपनी लाइफ में क्या है, रिग्रेट दे रही हैं। अब हेल्दी आउटकम क्या होगा, अगर वो लाइफ को एक्सेप्ट कर लें, अच्छी भी रही हैं बुरी भी रही हैं, लिमिटेशन के साथ और पॉजिटिव जो एस्पेक्ट रहे हैं उसके साथ, तो क्या है, एक इमोशनल पीस डेवलप कर लेते हैं। एक क्या है, एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी जो है पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर जनरेशन में डेवलप होती है। तो अनहेल्दी का क्या है, अपनी लाइफ के टूवर्ड्स बिटरनेस, ठीक है, होपलेसनेस के साथ देखना, रिजेंटमेंट होना, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होना, और अपनी जो लाइफ स्टोरी है उसके साथ डिससेटिस्फेक्शन होना, बहुत ज़्यादा अपनी जो डिसीजन है, जो गलत डिसीजन लिए उन पे ज़्यादा फोकस करना, और बेसिकली नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना। उसके कारण क्या है, ईगो, ये डिस्पेयर जो है वहाँ उन पे ज़्यादा फोकस रहता है। अब जो प्रीवियस स्टेजेस हैं, अब क्या है, हर स्टेज का अपकमिंग स्टेज पे क्या है, इन्फ्लुएंस तो रहेगा। अगर उसको अच्छे तरीके से वर्च्यू या स्ट्रेंथ गेन हुई है वो नेक्स्ट जनरेशन में हेल्प करेगा। लेकिन क्या है, अगर फर्स्ट स्टेज क्या रही, मिसट्रस्ट डेवलप हुआ, नहीं जो है उनकी नीड पर रिस्पॉन्ड किया गया, इन्वायरमेंट नहीं मिला जहाँ पर उनके पोटेंशियल को जो है एक्सेप्टेंस हो, एक्सप्लोर करने का उनको जो है मौका दिया जाए, और कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी वो नहीं फॉर्म कर पाए, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज रहे हैं, और क्या है, और आइसोलेशन हो सकता है, उनको कोई जो एक इमोशनल जो बॉन्ड या जो कनेक्शन लाइफ में बनना था वो उनका नहीं बना, कहीं ना कहीं वो अकेले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो बेसिकली ये सब चीज़ें क्या है, ये जो प्रीवियस जितनी भी स्टेजेस हैं वो सोर्स हैं कि या तो इंटीग्रिटी अचीव होगी या क्या है, डिस्पेयर फेस होगा। तो ये हर स्टेज में तो इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओवरऑल जब इंसान पीछे मुड़कर अपनी लाइफ को देखता है तो इसमें क्या है, ये स्टेजेस या जो वर्च्यूज़ या जो स्ट्रेंथ गेन हुई है या नहीं कर पाए, तो वो क्या करती हैं, इन बेसिस पे डिपेंड होता है कि वो अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, उनका क्या लुक है अपनी लाइफ के टूवर्ड्स। तो क्या है, अब यहाँ पर क्या है, अगर विजडम, ठीक है, अगर वो लाइफ के साथ क्या है, एक्सेप्टेंस है, पीसफुली अपनी लाइफ को देख रहे हैं, मौके भी आए हैं, जो छोड़ भी दिया है उनको लेकर भी हार्मनी है, बैलेंस अब उन्होंने बना लिया है, बेसिकली अपनी लाइफ के टूवर्ड्स एक पॉजिटिव लुक है, ऑप्टिमिस्टिक लुक है, तो वो क्या करते हैं,
वो अपनी लाइफ को क्या है, जो उनका पर्सपेक्टिव है, जो उनकी एक्सेप्टेंस है, या जो मेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, उसकी बात होती है विजडम में। और बेसिकली अपनी लिमिटेशंस जो रही हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ रही हैं, उनको अप्रिशिएट करना, जहाँ कमी रही है उनको अप्रिशिएट करना, जो अच्छा किया है उनको अप्रिशिएट करना, दैट इज़ विजडम। और अब जो ये विजडम है वो क्या करते हैं, अपनी यंगर जनरेशन में पास ऑन करते हैं, स्टोरीज़ के थ्रू, वैल्यूज़ के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, गाइडेंस या ट्रेडिशन के थ्रू। जो उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है, या जो अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने छोड़ दी है, या उनसे सीखा, जो गलत डिसीजन लिए गए उनसे क्या सीखा है, तो जो विजडम है वो क्या है, नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन क्या है, जो आंसर ढूंढ रहे हैं कि क्या मैं अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी जी है, क्या उसमें वो मीनिंग ढूंढ रहे हैं। दैट इज़ ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जो हमारे एरिक एरिक्सन थे, इन्होंने 8 स्टेजेस के बारे में बात की। अब हम कुछ क्रिटिसिज्म है, कुछ ऑप्टिमिस्टिक व्यू जो है ह्यूमन नेचर को लेकर एरिक्सन ने दिया। बेसिकली हर इंडिविजुअल के पास पोटेंशियल है एक बेसिक स्ट्रेंथ या वर्च्यू डेवलप करने के लिए। हम जो है हर जो भी क्राइसिस या जो कन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं उसको पॉजिटिवली या नेगेटिव डायरेक्शन में हम उसको क्या है, रिजॉल्व कर सकते हैं। और क्या है, यहाँ पर बात की जा रही है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं कॉन्शियसली अपनी ग्रोथ को क्या है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो है ये बेसिकली ह्यूमन इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंसी दे रही हैं, वो बाउंडेड नहीं है, बेसिकली वो एक्टिवली रोल प्ले कर रही हैं अपनी लाइफ को शेप करने में। स्टिल जो हम एरिक्सन की थ्योरी है उनको डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं। ऑल्दो वो ये नहीं बोलते कि वो जो उनकी लाइफ है वो समहाउ डिपेंडेंट है, इंडिविजुअल जो है कैपेबल है अपनी लाइफ को, अपनी ग्रोथ को डायरेक्शन देने के लिए, बट स्टिल हम उनकी थ्योरी जो है डिटर्मिनिस्टिक कंसिडर करते हैं। और उन्होंने जो है सोशल रिलेशनशिप पे, कल्चर पे और एक्सपीरियंस पे ज़्यादा एम्फसाइज़ किया। और क्या है, उन्होंने जो है दोनों पे इन्फ्लुएंस दिया कि अर्ली चाइल्डहुड की, जैसे मैंने बताया कि वो इंडिविजुअल को क्या है एक्टिव रोल है, वो अपनी ग्रोथ को डायरेक्ट कर सकते हैं, वो विक्टिम या डिपेंडेंट नहीं है अपनी हेरिडिटरी या जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हुए हैं उन पर। फॉर एग्जांपल अगर मिसट्रस्ट डेवलप हुआ, नीड्स नहीं फुलफ़िल की गई हैं या सोसाइटी ने अच्छे से क्या है रिस्पॉन्ड नहीं किया गया है, तो वो विक्टिम नहीं है, वो अपनी लाइफ को स्टिल एक एडोलेसेंस में या अडल्टहुड में जो है अपने बदलाव कर सकता है, अपनी लाइफ को क्या है एक ऑप्टिमिस्टिक डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। अब क्रिटिसिज्म की बात होती है कि टर्मिनोलॉजी को लेकर जो क्रिटिसाइज़ किया गया, उनको जो है बोला, ये क्रिटिसाइज़ किया गया कि उन्होंने जो स्टेजेस का डिस्क्रिप्शन है वो बहुत इनकम्प्लीट दिया है। और इस जो स्टेज, ये जो थ्योरी है उसको एम्पेरिकल सपोर्ट बहुत कम मिला है। और उन्होंने क्या है बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया है स्टेज थ्योरी पे, लेकिन जो है तो कहीं ना कहीं जो स्टेज पे जो उन्होंने थ्योरी दी है तो कहीं ना कहीं वो जो डेवलपमेंट है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है डेवलपमेंट की, उसको कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये सब उनके क्रिटिसिज्म थे, उनका जो ऑप्टिमिज्म व्यू था ह्यूमन नेचर को लेकर वो था। अब जो उनकी वाइफ है वो बात करती है ज़ेरो ट्रांसेंडेंस की, जो हमारे जो 9th स्टेज है उनके बारे में। अब जो ये 9th स्टेज है ये बात करती है वेरी ओल्ड एज, जो एडवांस्ड ओल्ड एज है। अब एडवांस्ड ओल्ड एज का मतलब क्या है, अब इंडिविजुअल क्या है इस एज में दूसरों पर डिपेंडेंट है, उनकी जो इंडिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, फिज़िकल लिमिटेशन है, और क्या है हेल्थ भी डिक्लाइन कर रही है, कहीं ना कहीं सोशल रोल्स जो हैं वो कम हो गए हैं, और जो है अब दूसरों पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है। अब क्या है यहाँ पर भी जो हमने 8 स्टेजेस में जो हमने देखी हैं क्राइसिस देखे हैं, हम इस स्टेज में भी वो क्राइसिस देख सकते हैं रिवर्स फॉर्म। कैसे कि जब कोई इंसान एक ओल्ड एज में है, उसकी जो नीड्स हैं वो दूसरे लोग क्या है वो फुलफिल या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ट्रस्ट या वर्सेस जो या मिसट्रस्ट डेवलप होता है अगर उनकी नीड्स पर रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है। तो दूसरा क्या है, वो फिज़िकली डिपेंडेंट हैं दूसरे इंसान पर, तो बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफ़िल किया जा रहा है, शेम डाउट है या मतलब कि
ऑटोनॉमी है, तो वो सब चीज़ें क्या हैं जो अभी तक हमने 8 स्टेजेस में देखी हैं, वो इस स्टेज में क्या है, एक रिवर्स फॉर्म में है। जो इंडिविजुअल ओल्ड एज में है वो लाइक इन्फेंट, जैसे इन्फेंट है वो दूसरों पर डिपेंड होता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है। अब वो जो है इस एज में क्या है, जो इंडिविजुअल है वो दूसरों इंसान पे डिपेंड है, अपने केयर गिवर पे डिपेंड है, और वो केयर गिवर जो है उनकी नीड्स को कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसके बेसिस पे है कि शायद क्या है कि क्राइसिस क्या है वो रिजोल्व होगा कि नहीं होगा। सो दैट्स इट, ये एरिक्सन की स्टेज थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो ओके, बाय बाय।